राइट, आई होप बाकी पार्टिसिपेंट्स भी जल्दी से ज्वाइन कर लें because this is the biggest chunk of today's talk. So I want कि maximum वो लोग present हों. The diagrams that आप लोग अभी देख रहे हो ये basically पॉज़निक के अपने रिसर्च पेपर के ही डायग्राम्स हैं जो उसने 93 94 में पब्लिश किए थे. आई एम सॉरी क्वालिटी इस तरह है. I tried to take the original articles, but even original articles में भी इससे ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स नहीं थी. बट ये इतनी है कि एटलीस्ट आपको कट्स का और इंसिजन्स का एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह. सो just waiting for other people to join in. Let me give a final call in the group. So आई होप डॉक्टर राबिया की जो क्वेश्चन वो करी थी उनकी आप सबको समझ आ गई होगी. यही जो सिस्टमैटिक रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था एंड अदर आर्टिकल्स दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू, उसमें ये खुद बाकायदा लिखा गया है कि 6 to 10 mm की मूवमेंट तक डिस्ट्रैक्शन में और लीफोर्ड वन ऑस्टियोटोमी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था. लाइक स्टेटिस्टिकल फर्क नहीं था दोनों के आउटकम्स में. बट एनीथिंग बियॉन्ड 10 mm उसमें फिर फर्क था. 10 mm एंड लार्जर मूवमेंट्स में डिस्ट्रैक्शन के जो रिजल्ट्स थे वो ज़्यादा बेहतर थे. और ये 6 mm वाली बात जो है ये भी उसी में ही लिखी गई है कि 6 mm वो वाली मूवमेंट्स हों ये आप लीफोर्ड से आराम से वो कर सकते हो, अकॉम्प्लिश कर सकते हो. अच्छा, आई गेस वी कांट वेट फॉर एवर. आई डोंट नो बाकी पार्टिसिपेंट्स क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे. चलें, विल गो ऑन अहेड एंड देन लेट्स सी किसी के कोई क्वेश्चंस हुए तो आई विल टेक देम अकॉर्डिंगली. अच्छा, so this is basically the incision line for the Posnick modification of the Leafold 1. तो आप लोगों को पता है कि जब हम कन्वेंशनल लीफोर्ट 1 के लिए इंसिजन लेते हैं तो वी टेक अ ह्यूज 6 से लेके 6 तक या इवन उससे पीछे तक आप सर्कमवेस्टिबुलर इंसिजन देते हो विच कनेक्ट्स बोथ द साइड्स. ठीक है, ये जो मैं अभी कर्सर हिला रहा हूँ तो तकरीबन ये हमारे इंसिजन का डिजाइन होता है. तो दैट इज फॉर कन्वेंशनल लीफोर्ट 1. फॉर पॉजनिक की मॉडिफिकेशन में, और ये मैं आपको बायलैटरल उस केस में अगेन इसलिए दिखा रहा हूँ कि बायलैटरल में ही अमूमन ज़्यादा मसला आता है हमारे पास उसमें इंसिजन डिज़ाइन में. एंड द रीज़न इज़ अगेन वही बात जो मैंने आपको ईवीजी में बताई थी कि जो प्री मैक्सिला का जो सेगमेंट है, ये प्रोलेबियम वाला जो सेगमेंट है, इसकी ब्लड सप्लाई जो है इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. तो इसको कॉम्प्रोमाइज करने का यही एक तरीका है कि हमने ये जो लेबियल पैडल है ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, इसको हमने दांतों के ऊपर, बोन के ऊपर अटैच रहने देना है. इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना. तो जिस तरह की इंसिजन एबीजी के लिए ली गई थी तो उसमें भी क्लेफ्ट के मार्जिन के अराउंड आप देख सकते हो कि इंसिजन ली गई है. और एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन जो है केनाइन अगर मौजूद है, अगर प्री मोलर मौजूद है तो वहां से लेके फिर फर्स्ट या सेकंड मोलर तक इंसिजन को एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बेसिकली इस इंसिजन को आपने यहाँ बकल ली प्रोलेरियम सेगमेंट के ऊपर या प्री मैक्सिला के सेगमेंट के ऊपर आपने इसको एक्सटेंड नहीं करना होता. नंबर 1 इंसिजन में पहला फर्क ये होता है. ठीक है, ये खैर बायलैटरल उसके लिए है. अगर आप यूनिलैटरल की बात कर रहे हैं तो जस्ट यूनिलैटरल के लिए भी इंसिजन आपकी ऐसी ही तकरीबन होगी. सिर्फ फर्क ये कि क्लेफ्ट वाले केस में आपको एक्सटेंशन उसमें देनी होगी. ठीक है, उसमें क्योंकि ये जो प्रोलीनियम वाला सेंट्रल सेगमेंट है ऑन दी अनअफेक्टेड साइड,
तो वो सेगमेंट क्योंकि मिला हुआ है तो उसको कोलैटरल एनास्टोमोसिस डेवलप वो कर लेता है, क्योंकि उसका उसका अपने लैटरल सेगमेंट के साथ अटैचमेंट जो है वो मौजूद होती है। तो उस केस में ये इंसिजन यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा इफ यू आर डीलिंग विद यूनिलैटरल केस। बट इफ यू आर नॉट डीलिंग विद यूनिलैटरल केस, यू आर डीलिंग विद बायलैटरल केस, तो बायलैटरल केस में आपकी इंसिजन डिजाइन ये होगी। ठीक है। अच्छा, अगर लीफोर्ट, अगर यही मॉडिफाइड लीफोर्ट आप कर रहे हो फॉर यूनिलैटरल केस, तो उसमें क्या होगा, यू विल गिव द कन्वेंशनल कट जिस तरह इसमें आपको नजर आ रहा है, वही पिरिफॉर्म रिम से लेके ऑन बोथ साइड्स। इन सेगमेंट्स को हम डाउन फ्रैक्चर कर लेंगे। डाउन फ्रैक्चर करके यहाँ जो नेजल फ्लोर है उसको हम चेक करेंगे कि यहाँ जो नेजल म्यूकोजा है उसको हम पहले एयर टाइट उसका क्लोजर कर लेंगे, सो दैट विल टेक केयर ऑफ द ओरोनेजल फिस्टुला। फिर आपको मैंने कहा कि यहाँ आप देखें एबीजी भी नहीं हुई। ठीक है, तो एबीजी को कैसे काउंटर एक्ट करेंगे? एबीजी को आप इस तरह काउंटर एक्ट करेंगे कि इस सेगमेंट को, ये जो जिसके ऊपर अभी मेरा माउस पड़ा हुआ है, इसको हम लेफ्ट की तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, वी विल मूव दिस सेगमेंट टू दिस साइड। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट लैटरली मूव कर लेंगे, और ये वाला जो सेगमेंट है जो क्लेफ्टेड साइड वाला है इसको हम मीडियली मूव कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब आप आपस में फ्रंट में मूव इन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेगमेंट्स आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड आपके पास एंड रिजल्ट जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सेंट्रल्स जो है, सेंट्रल्स तो अब मिड लाइन पे आ गए हैं। यहाँ जो केनाइन था, क्योंकि वो अब यहाँ उसने लैटरल की जगह ले ली है, तो अब इस केनाइन को हम लैटरल इंसाइजर में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्राउन फ्यूचर ऑन। और जो प्रीमोलर है यहाँ का फर्स्ट प्रीमोलर को फिर हम वही क्राउन या कंपोजिट बिल्डअप उसके साथ फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू अ केनाइन। ठीक है, सो यू कैन सी इट इज सॉल्विंग 3 प्रॉब्लम्स फॉर यू एट वंस। नंबर 1, एक मिनट, शायद आगे वाली पिक्चर में दिखा दूंगा तो उसमें शायद ज्यादा अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। ये देखें, इसमें आपका मैक्सिला हाइपोप्लास्टिक था, तो मैक्सिला की एडवांसमेंट भी हो गई है, नंबर 1। ठीक है, सो आपका हाइपोप्लेजिया भी करेक्ट हो गया है। नंबर 2, ओरोनेजल फिस्टुला क्लोजर नहीं हुआ था, तो हमने सेगमेंट्स को डाउन फ्रैक्चर जब किया तो हमें नेजल फ्लोर सारी नजर आ गई, वहां हमने रिपेयर भी कर दिया, ओरोनेजल फिस्टुला भी उसके साथ रिपेयर हो गया। ठीक है। नंबर 3, आपके पास जो एबीजी नहीं हुआ था उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या किया गया कि जो क्लेफ्टेड सेगमेंट था उसको मीडियली लेके आया गया, जो नॉन क्लेफ्टेड सेगमेंट था उसको लैटरली पुश किया गया या इस लेफ्ट साइड की तरफ पुश, तो इन दोनों को आपस में मिड लाइन में मिला दिया गया। तो इस मिलाने से क्या हो गया कि यहाँ आपके पास एबीजी की अब करने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि क्लेफ्ट जो है वो अब खत्म हो गया वहां। ठीक है, फिर जो आपकी जो डेंटल रिहैबिलिटेशन आपको करनी थी उसकी भी अभी कोई जरूरत नहीं है, ना इम्प्लांट की जरूरत है ना ब्रिज की जरूरत है, क्योंकि केनाइन ने लैटरल की जगह ले ली है और जो प्रीमोलर है उसको केनाइन फ्यूचर का बना दिया जाएगा। ठीक है, सो द पॉजनिंग मॉडिफिकेशन जो है आपको ये सारे एडवांटेजेस करके दे रही है। ठीक है, तो दिस इज वो, तो अभी हम यूनिलैटरल केसेस की बात करते हैं, ये बायलैटरल केस है। इसमें अगर आप देख लें, अच्छा एक मिनट, वी हैव अ क्वेश्चन, बिफोर पुशिंग बोथ सेगमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर वी हैव टू रिपेयर द नेजल म्यूकोजा। यस, वो आपने रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर आप नेजल म्यूकोजा को, आपको तो पता है वो तो मेरे, अगर आप कर्सर को फॉलो करें, नेजल म्यूकोजा तो यहाँ आके उसने फिस्टुला बनाया हुआ है ना, तो दिस ये जो एपिथेलियम है ये तो आपने सारा वो करना है, इसको लिफ्ट करके यहाँ स्टिच कर देना है ना। ठीक है, तो इफ यू डोंट रिपेयर द नेजल म्यूकोजा, म्यूकोजा को आप यहीं छोड़ दोगे तो फिर तो आप बोनी सेगमेंट्स आपस में नहीं मिला पाओगे, तो उनकी आपस में फिर यूनियन नहीं होगा, क्योंकि देयर इज सॉफ्ट टिश्यू इन बिटवीन। ठीक है ना डॉक्टर विशाल? सो यू हैव टू रिपेयर द नेजल, जो फिस्टुलाज हैं उनको आपने पहले रिपेयर करना है और उसके बाद आपने बाकी काम करना है। अच्छा, सो वो अभी हमने यूनिलैटरल केस की डिस्कशन की, अब बायलैटरल क्लेफ्ट के केस में डिस्कशन जो है उसको देख लें। ये अभी मैं आपको प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप पिक्चर दिखा रहा हूँ, अभी उसके बाद, इसके बाद जो है मैं आपको स्टेप वाइज दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें भी अगर आप देख लें, इंसिजन जो है वो पहले वाली यूज हुई थी, ये वाली, जस्ट लेट मी रिफ्रेश द इंसिजन इन योर माइंड। ये वाली इंसिजन, ये वाली यूज की गई है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या किया गया है, वही कन्वेंशनल कट्स दिए गए हैं,
एंड इसमें अगर आप देखो तो ये वाला जो टूथ बेयरिंग सेगमेंट है इसको भी यहाँ मीडियली पुश किया जाएगा, ये वाला जो टूथ बेयरिंग सेगमेंट है इसको भी ऑस्टियोटोमाइज करके यहाँ पुश कर दिया जाएगा, और हम इस सेगमेंट को भी फ्रैक्चर करेंगे, इस सेगमेंट को डाउन फ्रैक्चर करेंगे, एंड एंड रिजल्ट जो है आपके पास ये आएगा। तो अब आप देख लें इस केस में भी यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग टू रिपेयर, आपको एबीजी करने की जरूरत नहीं है, ओरोनेजल फिस्टुला भी इसमें रिपेयर हो रहा है, टूथ का गैप जो है क्लेफ्ट वो भी अब खत्म हो गया है क्योंकि केनाइन ने अब यहाँ लैटरल की जगह ले ली है, एंड प्रीमोलर विल टेक द प्लेस ऑफ द केनाइन, एंड एंड रिजल्ट ये आएगा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। So like I said, the incision is the same one जो मैंने start में आपको दिखाई थी। Again, you have to preserve this buccal, this labial pedicle on the premaxillar segment. बाकी आप around the cleft जो है आपने incision दे दी रही है ताकि clefts को जो है वो repair किया जाए। अब आप देखें यहाँ से भी soft tissue elevate किया जा रहा है, यहाँ से भी किया जा रहा है, लेकिन इस premaxillar segment को कुछ नहीं कहा जा रहा। तो इन सेगमेंट्स को पहले आप वो कर लोगे, डाउन फ्रैक्चर कर लोगे, तो डाउन फ्रैक्चर करके देखें तो अब इनका ओक्लूजल लेवल नीचे आ गया है और ये सेगमेंट अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ हम पहले जो नेजल म्यूकोजा में जो डिफेक्ट था और नेजल फिस्टुलास जो है पहले उसको हम क्लोज कर रहे हैं दोनों साइड पे, ठीक है, दोनों साइड पे इनको क्लोज कर दिया गया है। और इसके बाद जब ये क्लोज हो गए हैं अब हम इस सेगमेंट को की फ्रैक्चरिंग की तरफ आते हैं, और इस सेगमेंट को फ्रैक्चर कैसे करेंगे ये भी मैं जरा आपको दिखा देता हूँ अभी। अच्छा, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। अच्छा, इस मूवमेंट would this movement of both segments inward cause a collapse of the maxillary width leading to a scissor or a cross bite? ये अभी आप देख लें डॉक्टर माज, आपको समझ आ जाएगी कि अब हम इसमें करने क्या वाले हैं। ये अभी सिर्फ डाउन फ्रैक्चर इसका हुआ है, लेकिन इनको इसी पोजीशन में अभी रिपेयर नहीं किया गया है। प्रोलेबियम सेगमेंट को अपनी तरफ लाया जाएगा, पहले अपनी प्रॉपर पोजीशन में लाया जाएगा, उसके साथ फिर इसकी ये जो सेगमेंट्स हैं इनकी वो होगी ऑस्टियोसिंथेसिस होगी। वो खैर अभी आप देख लें, ये जो डाउन फ्रैक्चर हम करें दिस इज जस्ट टू रिपेयर द नेजल म्यूकोजा, बाकी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। अभी इन सेगमेंट्स की यहाँ प्लेटिंग नहीं हो रही है, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा जी, सो अभी आप देख लें इस प्रोलेबियम या प्री मैक्सिलर सेगमेंट को जो है, अब आपको पता है बकल साइड से तो हमने इसमें कोई इंसिजन दी नहीं है, बकल साइड से तो हमने इसको ना एक्सपोज करना है, तो मतलब अब हम इसको जो फ्रैक्चर करेंगे इस सेगमेंट को तो वो भी हम पैलेटल साइड की तरफ से ही करेंगे क्योंकि वहां ऑलरेडी क्लेफ्ट मौजूद है। सो यू विल टेक अ कर्व्ड चिजल आप लोगे और उसको हम पैलेटल साइड की तरफ से अप्रोच करेंगे और विद हैमर इसको आप ग्रेजुअली डाउन फ्रैक्चर करोगे, ठीक है। सो आपने इतना इसको वो करना है कि एट द एंड विद फिंगर प्रेशर आप इसको आराम से वो कर सको, तोड़ सको, ठीक है। तो इसकी जो इस सेगमेंट की जो ऑस्टियोटोमी होती है दैट इज डन फ्रॉम दी पैलेटल साइड, ठीक है। पैलेटल साइड से जब इसकी ऑस्टियोटोमी हो जाएगी तो दिस सेगमेंट इज नाउ फ्री। इस सेगमेंट जब फ्री हो जाएगा तो फिर आप इसको जो इसका फाइनल स्प्लिंट होगा फाइनल वेफर होगा उसके मुताबिक आप इसको इसकी प्लेटिंग कर लोगे, एंड then you will repair the oronasal fistula, then you will repair the rest of the incisions, and you will repair the cleft palates, palate में जो cleft थे उनको भी आप repair कर लोगे। इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है this is the final splint, तो position जो है वो आपकी final splint जो है वो dictate करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस इंसिजन में आप एक और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सेगमेंट, और आई थिंक ये भी शायद मैंने बोर्ड रिव्यू वाली किताब से ही लिया हुआ है। तो इसमें भी अगर आप देखें इस वाली इंसिजन में ये मसला है कि आपके पास नेजल सेप्टम वाले एरिया और टर्बिनेट एरिया के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, लाइक स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं होता, वो आप साइड्स से ही देख के करोगे। सो अगर वो आपको मुश्किल लगता है तो दिस इज एन अल्टरनेट इंसिजन व्हिच यू कैन सजेस्ट। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ वो सर्कमवेस्टिबुलर इंसिजन ही दिया गया है, बट इसमें बिल्कुल इस प्री मैक्सिलर सेगमेंट के बिल्कुल दरमियान एक वर्टिकल इंसिजन दिया गया है जिसमें
आप डायरेक्टली उसको विजुअलाइज कर सकते हो the nasal septum को, and you can osteotomize the nasal septum and do the turbinate reduction if required from this single incision. ठीक है, तो ये यहाँ से आपको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन एक्सेस इसके थ्रू आपको मिल जाएगा. सॉरी, ये मैंने बोर्ड रिव्यू से नहीं लिया. दिस इज फ्रॉम एटलस ऑफ ऑपरेटिव एंड ओरल, एटलस ऑफ ऑपरेटिव ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ये मैंने उससे लिया है. ठीक है, तो इफ़ यू वांट के वो बुक ही मैं अगर शेयर कर दूँ, आप उसमें से की डिटेल पढ़ना चाहते हो तो डू लेट मी नो, मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, so this was all about orthognathic with cleft orthognathic surgery, Posneck modification. Posneck modification की क्या टेक्निक होती है, बेसिकली उसको करना किस तरह होता है. ठीक है, तो अब हम आते हैं डिस्ट्रैक्शन की तरफ हम आ जाते हैं. तो डिस्ट्रैक्शन रिलेटेड भी मुझे a few candidates were kind enough to tell me their distraction related questions. कि इसमें most of what they were asking about was the incision design. तो incision design तो आप already देख चुके हो. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें osteotomies हम किस तरह करेंगे. ठीक है, so let's come to that part. तो डिस्ट्रैक्शन जो है अमूमन इट इज़ बेटर इफ़ यू डू इट आफ्टर एबीजी, क्योंकि अगर आप नॉन एबीजी क्लेफ्ट्स में डिस्ट्रैक्शन करोगे तो व्हाट विल हैपन इज के यू विल सिंपली ब्रिंग, स्पेशली अगर बायलैटरल केसेस में कर रहे हो, तो इट विल जस्ट ब्रिंग द सेगमेंट्स फर्दर फॉरवर्ड इन द मिड लाइन, और वो फिर कंप्लीट फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो उसमें नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट यू माइट, आप जो दोनों साइड पे डिस्ट्रैक्टर्स लगाओगे, आपने जब आप लगा लोगे फिर आपने पेशेंट के सर के ऊपर खड़े होके देखना है कि इन दोनों की जो पाथ्स हैं आपस में बहुत ज्यादा कन्वर्जेंट तो नहीं है, मतलब आपस में बहुत ज्यादा आगे जाके टकराएंगी तो नहीं. तो यू हैव टू यूज डिस्ट्रैक्टर्स जो बिल्कुल बिल्कुल सीधे तो शायद आपको ना चाहिए हो, बट इतने भी कन्वर्जेंट ना हो कि वो आपकी टोटल फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैक्सिला को ना छोड़े. ये भी आगे जाके मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ. सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली डिस्ट्रैक्शन बीइंग डन फॉर रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन. तो इसमें जो आपके ऑस्टियोटमी कट्स हैं, तो दोज आर वो फॉर अ यूनिलैटरल केस स्पेशली वो इस तरह दिए गए हैं कि सॉरी फॉर बायलैटरल केस वो इस तरह हैं कि आपने लैटरल और केनाइन के दरमियान और फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर के दरमियान ऑन बोथ साइड्स आपने ऑस्टियोटमीज देनी है. क्लेफ्ट के साइड पे ऑब्वियसली जहां तक क्लेफ्ट है वहां तक आपने उसको ऑस्टियोटमाइज करना है. तो देन यू कैन यूज अ हायर एक्स या मल्टीपल अदर अप्लायंसेस हैं. इनमें से हो सकता है एक ये जो अप्लायंस उन्होंने इस्तेमाल किया था वो इन्होंने मोलर के साथ फिक्स किया हुआ था. तो यहाँ अगर आप देख लें, दिस इज द सेंट्रल, दिस इज लैटरल, दिस इज द केनाइन. तो अभी यहाँ ऑस्टियोटमी यहाँ की है, तो देखें अब यहाँ जो है गैप बनना शुरू हो गया है. इस साइड पे ऑब्वियसली जो है पहले गैप नहीं था क्योंकि टूथ जो है समवट रोटेटेड या कोलैप्स था टुवर्ड्स द क्लेफ्ट. लेकिन अब देखें, अब आपको क्लेफ्ट जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है. यहाँ आपको यू आर एबल टू सी द क्लेफ्ट ओवर हेयर. ठीक है, तो देन आफ्टर सम टाइम नाउ यू कैन सी के स्लोली वो जो ये इस आर्च को ओमेगा शेप आर्च कहते हैं, जो आपको ये वाली नजर आ रही है. तो इस ओमेगा शेप आर्च में डिस्ट्रैक्शन जो है आपके लिए कट्स जो आप दोगे फॉर रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन, दैट इज बिटवीन 2 and 3 and usually 6 and 7 on one side and cleft side and 6 and 7 on the other side. ठीक है, तो ये इनिशियल प्री ऑप पिक्चर थी. इसमें आप कोलैप्स बाइट, क्रॉस बाइट्स वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो. तो विद टाइम नाउ यू कैन सी दैट इन्होंने स्लोली एंड स्टडली आर्चेस को वो क्रॉस बाइट्स जो है उन्होंने समवट रिलीव कर दी हैं. एंटीरियर्स भी ऑलमोस्ट एज टू एज आ गए हैं, इससे पहले वो रिवर्स ओवरजेट में पड़े हुए थे. अच्छा, फिर इसी केस में अब देख लें यहाँ जो क्लेफ्ट रह गया है, तो इस क्लेफ्ट में फिर उन्होंने क्या किया है कि दे हैव यूज्ड दिस केनाइन एंड प्रीमोलर वाला सेगमेंट को इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने जरा पुश कर दिया है एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस सेगमेंट मीडियली. ठीक है, यहाँ देख लें, यहाँ गैप ज्यादा है, इस एरिया में अब गैप कम हो गया. तो क्या हो गया कि यहाँ जो पहले छोटा सा गैप था, अब देखें यहाँ ज्यादा बड़ा हो गया है. तो they're going to try to bring this molar into this gap. तो फायदा इसमें क्या है? फायदा इसमें ये है कि आपके पास स्टार्ट में अगर क्लेफ्ट का साइज बड़ा था
तो by using this transport segment you have now reduced the size of the cleft. So now you will, आपको हो सकता है कि the amount of bone graft that you need to take वो भी कम हो जाएगा, ठीक है. So you are saving the patient from very extensive surgery, या अगर bone graft उसके पास नहीं है, नहीं ले सकते and you have to take a bone substitute, तो you have reduced the amount of bone substitute that you will need to take. आजकल मुझे एग्जैक्ट चार्जेस नहीं पता, बट आई थिंक लास्ट ईयर तक या उससे साल पहले शायद 15,000 पे 1 cc बोन मिलती थी. तो ओवर टाइम यू कैन इमेजिन इफ यू आर गोइंग टू फिल इन अ लार्ज डिफेक्ट, तो उस पर आपको कितना पेशेंट पे कितना खर्चा आएगा ऑब्वियसली, ठीक है. आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन, इट्स 28. बस देखें ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इसके ऊपर बंदा क्या कह सकता है. अच्छा, सो दिस इज अनदर केस. इस केस में आप देख लें, यू आर डीलिंग विद अ वेरी ह्यूज क्लेफ्ट, ठीक है. इसमें देखें क्लेफ्ट की साइड का सेंट्रल भी नहीं है, लैटरल भी नहीं है, कैनाइन भी नहीं है. सो यू आर डीलिंग विद अ वेरी ह्यूज क्लेफ्ट ओवर हियर. सो ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, दिस इज अ टूथ बॉन्ड डिस्ट्रैक्टर, ठीक है. तो दिस टूथ बॉन्ड डिस्ट्रैक्टर जो है ये क्या करेगा, इसमें इन्होंने भी दो बायलैटरल टूथ बॉन्ड डिस्ट्रैक्टर्स लगाए हैं. एंड इसमें इन्होंने ऑस्टियोटमीज कहाँ की हैं, इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि इस साइड का जो लैटरल एंड केनाइन था, लैटरल केनाइन वाला जो सेगमेंट है, सॉरी लैटरल केनाइन नहीं, सेंट्रल और लैटरल वाले सेगमेंट के दरमियान आप देख लें, यहाँ डिस्ट्रैक्टर एक लगा हुआ है, और यहाँ जो है आपके 5 और क्या कहते हैं 5 और 6 के दरमियान एक डिस्ट्रैक्टर लगाया गया है, ठीक है. सो व्हाट दे हैव डन इज के इस डिस्ट्रैक्शन के थ्रू दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द साइज ऑफ द एल्वियोलर क्लेफ्ट. तो अब आप देख लें, ये इनिशियल स्टार्टिंग पिक्चर थी, एंड लेफ्ट साइड राइट साइड पे अगर आप देखें, तो आप देखें डिफेक्ट का साइज कितना कम हो गया है, ठीक है. सो यहाँ जो रेजिडुअल बोन बनी होगी, हो सकता है इसमें फ्यूचर में वो इम्प्लांट लगा लें, मे बी यहाँ ब्रिज लगा लें, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर अनदर डे. बट यहाँ सिर्फ देखें, यहाँ मैं डिफेक्ट को ड्रॉ अपने कर्सर के साथ ट्रेस कर रहा हूँ. अब देखें यहाँ कितना डिफेक्ट रह गया है, इसका साइज देख लें, और यहाँ देखें, this is the huge cleft which has now been resolved with the help of interdental or tooth bone distraction, ठीक है. अच्छा, so coming to the last वो, and that is the anterior segment distraction. उसके लिए आप क्या incision करोगे और कहाँ distractor को वो करोगे, लगाओगे. तो again देखें, जहाँ जब भी बात आती है for especially for bilateral cases में, तो आपने बस ये बकल पैडिकल को आपने हमेशा सेफ रखना है, इसको आपने बचाना है एट एवरी पॉसिबल रीजन, ठीक है. सो इसमें जो है आप इंसिजन डिजाइन जरा देख लें. इसमें इन्होंने यहाँ सर्कमवेस्टिबुलर एक इंसिजन दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों इंसिजन आपस में कंटिन्यूअस नहीं है. लैटरल और केनाइन के एरिया में इन्होंने यहाँ एक सॉफ्ट टिश्यू पेडिकल को रिटेन रखा हुआ है, ताकि इस सेगमेंट की समवट जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ से मौजूद हो, ठीक है. दूसरी इंसिजन उन्होंने कहाँ दी है, दे हैव टेकन बेसिकली अ 4 कॉर्नर फ्लैप ऑन बिटवीन 5 and 6, क्योंकि आपकी ऑस्टियोटमी जो है वो बेसिकली 5 और 6 के दरमियान होगी. एंटीरियर सेगमेंट की डिस्ट्रैक्शन में हम ऑस्टियोटमी को 5 और 6 के दरमियान लगाएंगे. यहाँ ऑस्टियोटमी आप करोगे, इसको आपने हॉरिजॉन्टली कैरी ओवर करनी है यहाँ तक, इसके नीचे आप थोड़ी अंडरमाइनिंग कर सकते हो, लेकिन इस सॉफ्ट टिश्यू पेडिकल को आपने काटना नहीं है, ठीक है. तो इसके नीचे से यू कैन टेक द पीजो और व्हाटएवर यू आर यूजिंग, और इसको एंटीरियरली आप कैरी ओवर कर दो, और एंटीरियरली जिस तरह आप बाकी नेजल सेगमेंट की डिटैचमेंट, नेजल सेप्टम की डिटैचमेंट करते थे, वो सब कुछ आप करोगे. पैलेट में भी क्योंकि आप एंटीरियर सेगमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपने पैलेट में भी ऑस्टियोटमी करनी होगी. पैलेट में ये है कि इन्होंने एनवेलप इंसिजन, इस जो आर्टिकल मैंने यहाँ नीचे कोट किया हुआ है, इन्होंने पैलेटल सेगमेंट में एनवेलप इंसिजन लिया है ऑन बोथ साइड्स. अगर आप देख लें, यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा. तो विद द हेल्प ऑफ अ पेरियोस्टियल एलिवेटर उन्होंने सब पेरियोस्टियल टनलिंग की है, और उस टनलिंग के थ्रू इन्होंने ऑस्टियोटमी को वो किया है, बिकॉज यू डोंट वांट टू लिफ्ट दिस होल फ्लैप.
क्योंकि दिस ऑब्वियसली इसमें पहले भी मल्टीपल सर्जरीज और क्लोजर्स हुए होंगे, तो उसको हम वो ज़्यादा डिसरप्ट और वो नहीं करना चाह रहे। तो दैट इज़ व्हाई दे हैव टेकन सच अ सॉर्ट ऑफ सब पेरियोस्टल टनलिंग इन्होंने की हुई है। तो ये जब हो जाएगी फिर आप यहाँ और यहाँ डिस्ट्रैक्टर को लगा दो, यहाँ और यहाँ डिस्ट्रैक्टर को लगा दोगे इन द मिड ऑफ द पैलेट, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक पोस्ट ऑप इन दी क्लोजर पीरियड। तो ये फाइनल उसकी पोस्ट ऑप पिक्चर है। तो आप देख सकते हो कि एट द वेरी लीस्ट इसमें शायद कोई 10 या 15 mm डिस्ट्रैक्शन इसमें की गई है। ठीक है, तो इंटीरियर सेगमेंट डिस्ट्रैक्शन जो है वो आप कब करोगे? इंटीरियर सेगमेंट डिस्ट्रैक्शन हम तब करते हैं जब आपके पास सॉफ्ट पैलेट शॉर्ट लेंथ का हो एंड ऑलरेडी आपका पेशेंट जो है बॉर्डर लाइन वीपीआई का पेशेंट हो, जिसमें आपको पता है अगर आप कन्वेंशनल लीफोर्ट वन ऑस्टियोटमी के साथ ऑर्थोग्नाथिक अगर करते हो या विद कन्वेंशनल या इवन विद पॉज़निक मॉडिफिकेशन के साथ आप वो करोगे डिस्ट्रैक्शन, या वो भी इवन अगर आप करते हो तो उससे पीपीआई जो है वो आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर बॉर्डर लाइन केस और फॉर शॉर्ट व्हीलर लेंथ, शॉर्ट सॉफ्ट पैलेट लेंथ, उस केस में यू हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग मैक्सिलरी anterior segment distraction osteogenesis. ठीक है, all right, so coming to the last topic for today, and that is post orthognathic VPI management. Orthognathic distraction में कोई question है? If there is any question, I'll take it now. Otherwise, I'll proceed with the final topic for today. I hope today's lecture wasn't as maybe confusing or a bit dry as last time. इसमें मैंने कोशिश की इस दफ़ा आपके लिए पिक्चर्स वगैरह और वो चीज़ें डालूं कि आप लोग एक्चुअली उस पर जो है समझ सको। आफ्टर इंसिजन एग्जैक्ट कट्स की समझ नहीं आई। अच्छा, इंसिजन के बाद ये कौन सी फॉर एंटीरियर सेगमेंट डिस्ट्रैक्शन या फॉर कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन के लिए? फॉर एंटीरियर। अच्छा, लेट मी जस्ट गो बैक एंड रिवाइज द डिस्ट्रैक्शन के कट्स जल्दी से। अच्छा, देखें आपके जो ऑस्टियोटमी कट्स हैं, नंबर 1 वो तो है 5 और 6 के दरमियान। ठीक है, 5 और 6 के दरमियान आपने यहाँ वर्टिकल ऑस्टियोटमी कट लगा देना है। ठीक है, इसी कट को आपने दूसरे साइड तक एक्सटेंड करके लेके जाना है। तो यहाँ जो ऑस्टियोटमी कट जो आपका लग रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट समवट द सेम एज द लीफोर्ड कट। ठीक है, वर्टिकल लेवल उसका क्या होगा, और बाकी जो आपने नेजल म्यूकोजा और नेजल सेप्टम की डिटैचमेंट और बाकी जो चीजें करनी है वो आपकी इस सेगमेंट की लीफोर्ड वन जैसी ही होंगी। इसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो आपकी ये हैं कि यहाँ आपका एक तो इंटरडेंटल कट गया है और एक आपका पैलेट के थ्रू कट गया है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बिकॉज आपने बेसिकली ये पैलेट को दो पीसेस में तोड़ना है ताकि ये पैलेट जो है फॉरवर्ड जा सके और फॉरवर्ड इसकी इंटीरियर डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्शन हो सके। ठीक है, तो सब इस एरिया में हम सब पेरियोस्टल टनलिंग करेंगे और उस टनलिंग के थ्रू ही आपने विद द पीजो और एनीथिंग एल्स इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर यूजिंग, उसके थ्रू आपने यहाँ पैलेट में ऑस्टियोटमी कट करना है फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक। ठीक है, एंड यही इंसिजन और यही ऑस्टियोटमी कट आपके दूसरे साइड पे भी मौजूद होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑस्टियोटमी कट्स हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं ये वाला आर्टिकल भी फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास होपफुली पड़ा ही होगा, इफ नॉट मैं ढूंढ के दोबारा से वो कर दूंगा। चलें ठीक है, आई शेयर द आर्टिकल, तो मे बी शायद उससे आपको ज़्यादा वो हो जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज पोस्ट ऑर्थोग्नाथिक वीपीआई मैनेजमेंट। अगर आप के पास आपने एक पेशेंट में ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी कर ली है, एवरीथिंग इज गुड एस्थेटिक वाइज, लेकिन अब पेशेंट जो है इज कमिंग टू यू विद वीपीआई, तो उसके बारे में क्या ऑप्शंस हैं और क्या करना चाहिए? सो इसकी इंसिडेंस जो है दैट इज अबाउट 6 to ऑलमोस्ट 17%, सो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है।
आपके मतलब it will range in maybe 1 in 13 patients or what, so it's not very common. इसका जो प्री ऑप आप कैसे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं फॉर पोस्ट ऑर्थोग्नाथिक वीपीआई? तो प्री ऑप अगर आपके पास ऑलरेडी पेशेंट बॉर्डरलाइन वीपीआई का मरीज है, या प्री ऑप आपने जब उस पेशेंट का सेफ किया या वीडियो फ्लोरोस्कोपी की या नेजो एंडोस्कोपी की और उस पर आपने सॉफ्ट पैलेट को मेजर किया और उस सॉफ्ट पैलेट की लेंथ कम थी, तो दीज आर द ओनली टू प्रेडिक्टर्स जो कंसिस्टेंटली लिटरेचर में बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं कि यही दो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ऑलरेडी प्री ऑप मरीज को कह सकते हैं कि यार तुम्हारे जो वीपीआई है हो सकता है वो दोबारा आ जाए, या भी जो ऑलरेडी बिल्कुल बॉर्डर पे है तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो सॉफ्ट पैलेट, नॉर्मल सॉफ्ट पैलेट की जो लेंथ होती है दैट इज अराउंड अबाउट 34 मिलीमीटर्स तक होती है, प्लस माइनस 6 mm, ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर इससे कम है तो मतलब कि यू आर डीलिंग विद ऑलरेडी अ कॉम्प्रोमाइज्ड पैलेट, तो एंड इसको जब आप एंटीरियरली लेके चले जाओगे तो ऑब्वियसली फिर लेंथ जो है वो इट वोंट बी इनफ टू मेक द वेलोफेरेंजियल वाल्व वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, so pre-op you have to first measure the soft palate length and is it a functional soft palate or not, और already जो इनकी स्पीच असेसमेंट हुई थी तो उसमें बॉर्डर लाइन बीपीआई था या नहीं था, तो ये दो आपके पास प्री ऑप रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसको हम कब तक कहेंगे कि भाई ये अभी तक बीपीआई है, या ये कब तक इसमें दोबारा इंटरवीन करने की जरूरत है या नहीं? तो पोस्ट ऑपरेटिव नेजल स्पीच, जो हाइपर नेजल स्पीच होती है वो अक्सर स्वेलिंग की वजह से होती है, तो इसके लिए आपने कम से कम 3 हफ्ते सब्र करना है पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, 3 हफ्ते हो जाए उसके बाद फिर आपने पेशेंट को सॉल्ट के पास रेफर कर देना है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास, या फॉर वीडियो लैटरल वीडियो फ्लोरोस्कोपी। तब हम जज करेंगे कि हाँ वाकई इसमें क्या कहते हैं वीपीआई मौजूद है या मौजूद नहीं है। जी, प्री ऑप लेंथ हम लैटरल सेफ से भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से 2 पॉइंट्स की मेजरमेंट आपने करनी होती है टू चेक के व्हाट इज द सॉफ्ट पैलेट लेंथ। ठीक है, सो एटलीस्ट फॉर 3 weeks यू विल नॉट डू एनीथिंग इन सच अ पेशेंट, यू हैव टू वेट फॉर द स्वेलिंग टू रिजॉल्व। उसके बाद वी विल रेफर द पेशेंट टू द स्पीच थेरेपिस्ट एंड अदर जो एडजंक्ट्स हैं वो उस वक्त वो लोग डिसाइड करेंगे, एंड देन वील सी कि इसमें कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत है या नहीं। अगर सवेयर एस्केप है और बेस्ड ऑन द असेसमेंट बाय द सॉल्ट एंड द वीडियो फ्लोरोस्कोपी, तो इसमें हो सकता है कि फिर आपको मैक्सिला को वापस रिपोजिशन करना हो, या इसमें जब इसमें फिर दोबारा से पैलेटल सर्जरी जो है वो हमें करनी होगी। तो ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। इसमें अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा हो तो इसमें विलोफरेंजियल कॉम्पिटेंस की स्कोरिंग दी गई है, और सिर्फ जो स्कोर 4 है उसमें हम अमूमन फिर सर्जरी में क्या करते हैं कि हम अपने हार्डवेयर दोबारा से हटा देंगे और हम मैक्सिला को वापस पुश बैक करेंगे इफ इट इज इंडिकेटेड कि बाकी सब कुछ ठीक है, ये आपकी मैक्सिला एडवांसमेंट की वजह से हुआ है, तो तब हमें मैक्सिला को वापस रिपोजिशन करना होगा। ठीक है, अच्छा, सो अगर पैलेटल सर्जरी हमने करनी है तो दिस इस ड्राइंग पे अगर आप लोग देख लें, इस पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट दिस पॉइंट जो पोस्टीरियर नेजल स्पाइन है, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन से लेके यूविला जो पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स की आपने ज्वाइन करके आपने मेजरमेंट लेनी होगी, और इस मेजरमेंट को आपने देखना होगा कि ये 34 प्लस माइनस 6 mm की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ इट इज शॉर्टर देन दैट मीन्स यू हैव अ शॉर्ट पैलेट, शॉर्ट सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, सो इफ द पैलेट नंबर 1, जब आप सॉल्ट के पास इसको भेजोगे या वीडियो फ्लोरोस्कोपी करोगे, अगर उसमें आ रहा है कि भाई आपका तो पैलेट ही फंक्शनल नहीं था, तो यू हैव टू देन रिपीट द समरलैंड रिपेयर एंड मेक द पैलेट फंक्शनल। ठीक है, मतलब मसल्स की अटैचमेंट प्रॉपर नहीं है तो पहले हमने समरलैंड रिपेयर को रिपीट करना होगा। अगर पैलेट फंक्शनल है लेकिन शॉर्ट है तो फिर आपने फर्लोस की डबल अपोजिंग जी प्लास्टी या बायलैटरल बक्सिनेटर फ्लैप्स, बक्सिनेटर मायोम्यूकोजल या मस्कुलोम्यूकोजल फ्लैप्स लेने होंगे ताकि आप सॉफ्ट पायलट को लेंथन कर सको। ठीक है, सो दैट शुड एड्रेस इट। एंड इफ द पायलट इज सिंपली नॉट टचिंग द फेरेंजियल वॉल, तो फिर आपके पास फेरेंजियल फ्लैप ऑप्शंस भी हैं, लाइक
सुपीरियरली बेस्ड फेरेंजियल फ्लैप फेरेंजियोप्लास्टी है या स्फिंक्टर फेरेंजियोप्लास्टी, तो उसको दीज आर द ऑप्शंस, फिर इनको आपने कंसिडर करना होगा। बट अगेन वही बात कि in deciding between the pharyngeal flap or the sphincter pharyngoplasty आपने पहले देखना होगा based on nasoendoscopy के ये जो pharyngeal closure जो है ये कौन से डायरेक्शन वाला है। इफ इट इज अ sagittal closure पैटर्न है, मतलब वो सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है टुवर्ड्स द सॉफ्ट पायलट, तो फिर आप pharyngeal flap ले सकते हो and that will take care of the issue. But if the closure pattern of the pharynx is sphincter pattern, मतलब वो mediolaterally sort of collapse कर रहा है to close the pharynx, तो उसमें फिर आपको sphincter pharyngioplasty की जो है तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। So thank you so much. That brings us to the end of the session for today. अगर आप लोगों की कोई questions हैं तो we have about 3.5 minutes. I can take them now. या अगर आप लोग ग्रुप में पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सर प्लीज रिपीट द थिंग, जो क्लोजर पैटर्न वाली बात आपने की है, और ये हाइंस प्रोसीजर जो है ये आपने किसके लिए बताया था? Heinz procedure is for the circular pattern closure. इसका मैं इस तरह कर लेता हूँ। आई थिंक आई विल मेक सम स्लाइड्स इसकी मैं बना लेता हूँ या शेयर पिक्चर्स ऑफ इट कि आप लोगों को क्लोजर पैटर्न का पता लग जाए। आई थिंक इसमें शायद लास्ट टाइम भी कोई कंफ्यूजन थी, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों में से किसी ने रिपोर्ट नहीं की कि हमें ये क्लोजर पैटर्न की समझ नहीं आ रही कि किस डायरेक्शन में क्लोज हो रहा है। तो प्लीज इस क्वेरी को जरा ग्रुप में ड्रॉप कर दें। आई विल मेक सम फिगर्स फॉर यू गाइस एंड आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। और सर ये वीडियो फ्लोरोस्कोपी से हम डिटरमिन करते हैं पैटर्न्स? पैटर्न आप नेजो एंडोस्कोपी से भी कर सकते हो और लैटरल वीडियो फ्लोरोस्कोपी से भी कर सकते हो। सर ये सेकेंडरी प्रोसीजर्स जो है, मतलब लिप की डिफॉर्मिटी आ गई या टिपिकल डिफॉर्मिटी आ गई, तो लिप इसको पोस्ट डिफॉर्मिटी ऑफ के करना लिए पड़ेगा। मैंने अभी ग्रुप में आर्टिकल आई थिंक कल शेयर किया था, बिकॉज दिस पोर्शन वाज ऑलरेडी रनिंग सो लॉन्ग। मैं ये नहीं चाह रहा था कि आप लोग अगेन सैचुरेट हो जाएं, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट शेयर्ड द आर्टिकल इन द ग्रुप। तो लिप रिवीजन जो है वो आप उसमें देख सकते हो आर्टिकल में। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू आस्क, एंड वो मैं ग्रुप में ही एड्रेस कर लूंगा। सर एंड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें हम ये कर सकते हैं कि ईएनटी पे रेफर करके तो हम वो डिटरमिन करके हमें बता दें कि पैटर्न कौन सा है। एंड हाँ, द रीजन मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए। बाकी ऑब्वियसली यू हैव टू, आपने ये दिखाना है कि यू आर अ सेफ सर्जन। वन ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे, ही टोल्ड मी कि भाई मैंने एग्जाम में ये बताया कि भाई ये मैं ईएनटी के पास रेफर करूंगा और ये मैं खुद नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इसकी एक्सपर्टीज नहीं है। बट वो क्योंकि एग्जामिनर वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई मुझे आता भी है या नहीं आता है, मैं सिर्फ रेफरल पे जान छोड़ा रहा हूँ, तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई इन फैक्टर्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि भाई वीपीआई में हमने क्या क्या मैनेजमेंट करनी है और कौन सा फ्लैप लेना है और क्या करना है। ठीक है ना? तो यू विल स्टार्ट ऑफ विद के सर सिंस और सर ये, जी 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 सर कंटिन्यू करें। अच्छा, तो आपने स्टार्ट में यही बताना है कि सर दिस सिंस pharyngeal flaps are beyond my training and expertise, so I will refer the patient to a cleft speech team and I will let them decide what they want to do in this case, and फिर we'll proceed accordingly. बट अगर एग्जामिनर से इंसिस्टेंट के नहीं ठीक है आप उनको रेफर तो कर रहे हो, लेकिन टेल मी के वीपीआई की मैनेजमेंट में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एंड कौन कौन से फ्लैप्स होते हैं, किस बेसिस पे कौन सा फ्लैप दिया जाता है, तो फिर आपने एग्जामिनर को आंसर तो करना होगा ना। तो कह रहे कि सर ये ऑप्शंस है, इस पे हम डिसाइड करते हैं, बट अगेन आई एम नॉट, I don't feel qualified enough to do such procedures on a patient and I will refer the patient to the cleft speech team. ओके, तो सर इसमें हम सॉल्ट और ईएनटी दोनों की ऑप्शन दे सकते हैं हाँ रेफरल बिल्कुल, के लिए? बेसिकली देखें इनके लिए क्लेफ्ट टीम होती है, तो आप क्लेफ्ट टीम को रेफर करोगे कि भाई वो डिसाइड करें। तो उनमें ये सारे बैठे होते हैं, ईएनटी है, व्हाटएवर स्पीच वाले हैं, सारे उसमें बैठे होते हैं, तो दे डिसाइड।
ओके, तो सर अगर इफ वी हैव टाइम तो गिक्लोयर पैटर्न आप समवॉट थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? मुझे